तो साथियों, जिस तरह से हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर को देखा है, तो उससे हम यह एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लास्ट ईयर में आपने अमलगमेशन का न्यूमेरिकल सेक्शन देखा, यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे कि आप अमलगमेशन की थ्योरी अच्छे से पढ़ करके जाएं। तो इसलिए मैं आपको छोटे से रूप में बहुत ही जल्दी से अमलगमेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्तमान युग में बड़े आकार की व्यावसायिक इकाइयों और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का युग है। आप सभी जानते हैं कंपटीशन का समय चल रहा है, और एक कंपनी क्या करती है, अपनी जितनी भी उसकी कॉम्पिटिटिव पावर्स होती हैं उनको वृद्धि करने के लिए किसी भी तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, या फिर बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके समूहीकरण के लिए, बड़े आकार के उत्पादन की आर्थिक बचतों को प्राप्त करने के लिए, तथा एकाधिकारी यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए और अपने आप को हमेशा आगे रखने के लिए छोटी कंपनियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो साथियों, इस तरह की जो पॉलिसी होती है, यानी कि जो छोटी छोटी या अलग अलग जो कंपनियां हैं, जो एक ही तरह से व्यापार करने वाली कंपनियां हैं या प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं, उनको एक साथ मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एकीकरण की नीति। साथियों, अब हम चल रहे हैं और एकीकरण के विस्तार रूप में अर्थ को जानते हैं कि है क्या अमलगमेशन का मतलब। जब दो या दो से अधिक विद्यमान कंपनियों का व्यवसाय समाप्त करके एक नई कंपनी स्थापित की जाती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को एकीकरण का नाम दिया जाता है। सपोज कीजिए, दो कंपनियां हैं, ए कंपनी और बी कंपनी। उन दोनों का स्वरूप एक तरह का है, वो काम भी एक तरह का करती हैं, लेकिन ए कंपनी के पास ज़्यादा अच्छे जो है फिनेंशियल कंडीशन है, जबकि बी कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेशन वाली पावर अच्छी है। तो वो क्या करेंगे, एक साथ मिल करके कहेंगे भाई साहब चलो एक साथ मिलते हैं और अपना काम जो है एक साथ मिल करके करते हैं। लेकिन साथियों, आपने सोचा होगा कि मिलकर के काम करना तो यार पार्टनरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर एकीकरण क्यों कहा जा रहा है? तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अन्य शब्दों में, जब दो या दो से अधिक विद्यमान कंपनियों के चालू व्यवसाय को क्रय करने के उद्देश्य से एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से क्लियर हुआ कि दोनों कंपनियों को अपना व्यापार बेच देना है। ठीक, उसे बेचेंगे किस तरह से? नई कंपनी का स्थापना करके, या फिर एक बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को व्यवसाय बेच देगी या खरीद लेगी, तो उसे एकीकरण कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, हरिमोहन लिमिटेड की स्थापना हरि लिमिटेड और मोहन लिमिटेड के चालू व्यवसाय को खरीदने के लिए की जाए, तो हरि लिमिटेड और मोहन लिमिटेड का व्यापार समाप्त हो जाएगा और हरिमोहन लिमिटेड का एकीकृत संयोजन, एकीकरण यानी अमलगमेशन कहलाएगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप फटाफट इस वीडियो को देखते रहें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कर दें। एकीकरण के उद्देश्य जान लेते हैं साथियों जल्दी से। तो ये एकीकरण के उद्देश्य हैं आपसी प्रतिस्पर्धा का अंत करना। जब एक जैसी कंपनियां अपना व्यवसाय का जो स्वरूप है ख़त्म करके अपना एक ही साथ काम करेंगी, तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। दो या दो से अधिक कंपनियों के विलय से व्ययों में व्यता आएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी, उत्पादन के वितरण में सुगमता आएगी और संयोजन के लाभों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं एकीकरण का लेखांकन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इस पूरे वीडियो का सार है कि इसमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है अमलगमेशन में। तो एकीकरण यानी कि जो अकाउंटिंग जो होती है इसमें, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंतर्गत आती है, और इसका जो है 1994 में जो है इसको डेवलप किया गया। 1 अप्रैल 1995 से ये जो है प्रारंभ होने वाली लेखा अवधियों के लिए प्रभावी बनाया गया है। यह प्रमाप आदेशात्मक प्रकृति का है, यानी कि ये मैंडेटरी है साथियों। ये नहीं है कि हमें करना है या नहीं करना है, ऐच्छिक नहीं है। इसमें जो भी कंपनियां एकीकृत होंगी तो उनके लिए इस तरह से ही कार्य किया जाएगा, ऐसी तरह से उनकी अकाउंटिंग की जाएगी। देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हस्तांतरक कंपनी और हस्तांतरी कंपनी के विषय में। ये कुछ दो तीन चो पॉइंट हैं, ये कुछ नए से हैं। हस्तांतरक कंपनी का मतलब आप समझ जाइए क्या होता है। तो यहाँ पर हस्तांतरक कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसे किसी दूसरी कंपनी में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तथा हस्तांतरी कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई दूसरी कंपनी आकर के सम्मिलित हो रही है। सीधी सी बात है, हस्तांतरक कंपनी वो कंपनी है जो अपना व्यापार का स्वरूप बेच रही है, और हस्तांतरी कंपनी वो होती है जो किसी भी दूसरी कंपनी के व्यापार स्वरूप को खरीद रही होती है। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आना है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है आपको। हस्तांतरी कंपनी, अगर आप हस्तांतरक कंपनी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि एक कंपनी के विलय के रूप में, एकीकरण के रूप में आपको कौन सी एंट्रीज करनी होती हैं। ये एंट्रीज आप अच्छे से याद कर लीजिए।
जब संपत्तियों का अंतरण करने के लिए क्या एंट्री की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, वसूली खातों में दायित्व का अंतरण करने के लिए, अंतरण ट्रांसफर करने के लिए सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रय मूल्य देने के लिए, जब हमने जो भी कंपनी खरीदी है उसका क्रय मूल्य जब देंगे हम किसको देंगे, ट्रांसफरी कंपनी को देंगे, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ नंबर पर जो एंट्री है यहाँ देखिए, ऐसी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से जिसे हस्तांतरित कंपनी ने नहीं लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे संपत्तियों का दायित्व भुगतान करने पर जिसे हस्तांतरित कंपनी ने नहीं लिया है, डायरेक्ट आप दायित्व जो है भुगतान कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। दायित्व का भुगतान करने पर जो लाभ होगा उसके लिए क्या होगा, रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हानि होने पर उल्टा हो जाएगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट। क्रय प्रतिफल होने पर क्या होगा, शेयर इन, क्रय प्रतिफल का मतलब भी आपको समझ जाना चाहिए, और हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी हमने वीडियो बनाई है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियो के प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं दे दूंगा, आप जा करके 1 बाय 1 उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ठीक, हस्तांतरक कंपनी द्वारा समापन व्ययों का भुगतान करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में हस्तांतरण करने पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी टू डिवेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आते हैं हम 10वीं एंट्री, समता अंश संचय लाभ या अन्य संचयों का समता अंशधारियों के खाते में हस्तांतरण करने पर इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। 11वीं एंट्री है संचयी हानियों कृत्रिम संपत्तियों को समता अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए, तो जिनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी उनको डेबिट कर देंगे, क्या, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डेफिसिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जो भी है आपको ये एंट्री थोड़ी सी याद कर लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इन एंट्री को आप क्रम वाइज समझ के, अगर एग्जाम में ये थियोरटिकल भी आता है तो आपको ये एंट्री लिख करके आनी है। समता अंशधारियों को भुगतान करने पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट टू डिवेंचर इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट टू बैंक। अब आते हैं, बात करते हैं कि ट्रांसफरी अकाउंट जो कंपनी होती है, हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखे किए जाएंगे। तो पहला लेखा होता है व्यापार क्रय करने या देय क्रय प्रतिफल का लेखा करने पर, तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। व्यापार क्रय खाते का समायोजन करने पर, एडजस्टमेंट करने पर सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर गुडविल निकल के आती है तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेस अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उपयुक्त दोनों प्रविष्टों के स्थान पर हम ये एंट्री भी कर सकते हैं, एक साथ मिला करके कंबाइन एंट्री हो जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर, तो भुगतान किसको करेंगे भैया, ट्रांसफरर कंपनी को, तो ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। हस्तांतरक कंपनी के केवल वैधानिक संचयों का लेखा करने पर, तो अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू वेरियस स्टैचुटरी रिजर्व अकाउंट। हस्तांतरित कंपनी के ऋण पत्रों का भुगतान हस्तांतरित कंपनी के ऋण पत्रों में परिवर्तन करने पर, डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के समापन व्ययों का भुगतान करने पर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समापन व्ययों को ख्याति या पूंजी संचय से अभिलिखित करने पर, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। 8वें नंबर पर है हस्तांतरित कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार इन एंट्रीज को अपनी नोटबुक पर लिख लें और कोशिश करें कि इन एंट्री को सही से समझ करके आप जो है जाएं, और अपना जो है ये एकीकरण का जो थियोरटिकल क्वेश्चन है इसको पक्का कर लीजिए आप। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन देंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को पक्का करें। यदि आपको हमसे किसी और तरह से अपेक्षित जो भी सहयोग चाहिए, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।